हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आपको पता होगा TEET+B TGT सोशल साइंस की मैंने एक सीरीज़ को स्टार्ट करा है, जिसमें जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हमने एक 2018 का पेपर डिस्कस करके इस वीडियो पर डाल रखा है, और अभी जो मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ वो 2021 का है, जो कि 10 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। आई होप आपने वो वीडियोस भी देख ली होंगी। तो मैंने 3 वीडियोस इसकी डाल रखी हैं। हर एक वीडियो में मैं हर एक पार्ट के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। तो आज मैं 4th वाला पार्ट को डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्शन सिंबल फॉर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या था? तो पेन था, पेंसिल, स्कूटर और क्लॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन को देखते हैं इसके। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी नीले रंग में खींची गई है और इसमें 2 पैर और एक अलार्म बटन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। NCP को औपचारिक रूप से जून 1999 में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, P संगमा और तारिक अनवर द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्या है, बोल सकते हैं कि जो अब हमारा INC है उससे ही सेपरेट हुई पार्टी है ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। मतलब एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो जिसका रिलेशन किससे है? पंचायती राज सिस्टम से है। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, 83rd, 78th एंड 73rd और 88। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73rd वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? पंचायती राज से। तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो मतलब जो इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसके द्वारा मेज़र की जाती है? लॉरेंज कर्व, लॉफर कर्व, फिलिप कर्व और एंजल्स कर्व। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉरेंज कर्व। जो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस होते हैं उनको क्या करता है? मेज़र करता है। तो ये कर्व कब आया था? 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लॉरेंज वक्र का उपयोग आर्थिक असमानता के साथ साथ असमान धन वितरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जिसमें यहाँ पर क्या है? जनसंख्या है, और यहाँ पर क्या है? हमारी आय है, यानी कि इनकम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ पंचायती राज सिस्टम। तो इन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट है जिनमें पंचायती राज सिस्टम है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयाँ हैं। वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली दिखते हैं नागालैंड में है, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is the concept of federal system in India has been borrowed from the constitution of which of the following state। तो मतलब जो अपने इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कौन से
कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 है कनाडा, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है यूएस। तो आपको पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कमेटी बनी थी जिसने क्या करा था, जो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन से एक आइडिया लिया था, और जो जो उनमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह थे, जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से आया है, यूएस से आया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कहाँ से, हमारा यूएसएसआर से आया है। और जो एक हमारा अमेंडमेंट वाला जो वो है वो कहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, प्रोविज़न अमेंडमेंट वाला। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारे प्रोविज़न्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें से एक है फेडरल सिस्टम का, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कनाडा। यानी कि जो संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय प्रकृति यानी फेडरल सिस्टम का जो प्रोविज़न लिया गया है वो किससे लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, अन्य देशों के संविधानों से उधार लिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको 2-3 प्रोविज़न्स बताए कि कौन सी कंट्री से लिए गए हैं। तो ये जो कंट्रीज़ का नेम यहाँ पर रिटन है, इन कंट्रीज़ और भी एडेड हैं जो जहाँ से हमारा क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है उनको उधार लिया गया है। तथा भारतीय संविधान का भाग 11 में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करके राष्ट्र को संघीय ढांचा बनाता है। यानी कि जो पावर्स डिवाइड होती हैं किस किस में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, उसी को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट पावर। एंड संघीय राज्य के कुछ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील, जर्मनी आदि वाले देश हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें नहीं वाला पूछा है। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ है इंडिया ओवरसीज़ बैंक। तो हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दैट इज़ भारत में अखिल भारतीय स्तर पर 5 औद्योगिकी विकास बैंक, एक कृषि विकास और एक आयात निर्यात बैंक है। वर्ष 1948 में स्थापित होने वाला भारत का पहला विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, बड़े उद्योगों के लिए IDBI, IFCI, ICICI, IRCI तथा लघु उद्योगों के लिए SIDBI ऋण देता है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि एक बार SIDBI से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारे इसमें। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो PYQs होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम। यानी कि सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचांक के साथ है। तो फर्स्ट पॉवर्टी, सेकेंड पब्लिक हेल्थ और थर्ड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली 1, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही हमारा सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर AK सेन ने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक विधि का विकास किया जिसके आधार पर हम गरीबी की गहनता ज्ञात कर सकते हैं। प्रोफेसर AK सेन यह स्पष्ट करते हैं कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि किस प्रकार वे ठीक रूप से गरीब हैं। इस कमी को दूर करने के लिए प्रोफेसर सेन ने एक निर्देशांक विकसित किया जिसे सेन या फिर गरीबी सूचांक या सेन निर्देशांक भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑल द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश, यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकंड है अनडो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ओनली वन, नीदर वन एंड टू, ओनली टू, और बोथ आर करेक्ट। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डेट इज बोथ गिवन आर करेक्ट। देखते हैं भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र की श्रेणियों में आते हैं। जनवरी 2021 तक आरबीआई के साथ पंजीकृत 9,507 एनबीएफसी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ परचेज पावर पैरिटी, यानी कि जो परचेज पावर पैरिटी के रिगार्डिंग कौन सी थ्योरी सही है। वेयर डी इक्वल्स टू प्राइस लेवल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ई स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज रेट एंड एफ स्टैंड्स फॉर प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज़ डी इंटू एफ इक्वल्स टू ई, डी माइनस एफ इक्वल्स टू ई, एफ इंटू ई इक्वल्स टू डी एंड डी इंटू ई इक्वल्स टू एफ। तो एक्सप्लेनेशन को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है, अतः एफ इक्वल्स टू डी इंटू ई। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का है तो वो दूसरी कंट्री में उसका प्राइस क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सेम, और प्राइस वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एजुकेट and dispute or complain with respect to the distribution or control of water of any interstate river or river valley, मतलब किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय की शक्ति है। ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड है हमारा पार्लियामेंट के पास है, थर्ड है गवर्नर के पास या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, ओके, फोर्थ है हमारा हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज पार्लियामेंट के पास पावर है। तो संविधान के अनुच्छेद 262 के खंड 262(1) में तथा 2 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपलब्ध किए हैं। 262(1) क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित करने की शक्ति रखता है। एंड 262(2) अनुच्छेद क्या कहता है के तहत निर्दिष्ट करते कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्रवाई से हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पूर्ण विलोम नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की पावर किसके पास, पार्लियामेंट के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दैट इज MSS इज करेक्ट। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, it is an instrument for monetary management. It was introduced in 2010, that is 2010. It was introduced to withdraw excess liquidity by selling short dated government securities. तो ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बाजार स्तरीकरण योजना जो कि अभी हमने पढ़ा MSS अप्रैल 2004 में शुरू की गई थी, विशेष सभी विकल्प सत्य हैं, ओके, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ राइट रिगार्डिंग टू MSS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोनिक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन द डैश, यानी कि जो
क्रॉनिक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर पाई जाती है, अर्बन एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में। तो देखते हैं सी हो जाएगा, यानी दोनों एरियाज़ में पाई जाती है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। जो क्रॉनिक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी साधारणतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजनल पार्टी स्टेट आर करेक्ट, मतलब रीजनल पार्टी स्टेट से कौन सा ऑप्शन सही है। तो द्रविड़ा मुनेत्रा कंजामगम तमिलनाडु से है, आम आदमी पार्टी दिल्ली का है, दैट इज़ आम आदमी होना चाहिए यहाँ पर। एंड थर्ड है शिरोमणि अकाली दल, कहाँ से, ये हरियाणा से हैं। तो हम राइट आंसर देखते हैं अपना। तो राइट आंसर है हमारा डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट जो था हमारा राइट था। तो अगर हम देखें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है वो तमिलनाडु से है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल कहाँ से है, पंजाब से है, ना कि हरियाणा से है। ओके, तो ये कहाँ की पार्टी है, हरियाणा की, ना कि पंजाब की पार्टी है, ना कि हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स कंटेनिंग इन द लिस्ट आर करेक्ट। तो मतलब हमें लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आपको पता होगा कि हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी स्टेट लिस्ट, सेकेंड होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, एंड थर्ड होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट से रिलेटेड मुद्दे आते हैं, सेंटर में सेंटर से आते हैं, और कंकरेंट में दोनों लिस्ट से रिलेटेड मुद्दे आ सकते हैं। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। फर्स्ट है फिशरीज, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सिविल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, एंड रेलवे क्या है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट बोलें या तो फिर सेंटर का लिस्ट बोलें, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो देखते हैं हमारे राइट आंसर को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों जो मैच दे रखे हैं वो सही हैं। तो देखते हैं राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक शराब की खरीद और बिक्री, कृषि, शिक्षा आदि मुद्दे आते हैं। और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा में क्या होता है, सेंटर भी इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकती है, और जो स्टेट है वो भी इससे रिलेटेड कुछ नए चीज़ें ऐड या फिर डिलीट कर सकती हैं। वन आता है, ट्रेड यूनियंस आते हैं, विवाह से रिलेटेड आते हैं, गोद लेना और उत्तराधिकार आदि मुद्दे शामिल हैं। और जो हमारा संघ सूची है डेट इज सेंट्रल लिस्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, संचार और मुद्रा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड ऑफ एलुवियल रिवर्स। तो एलुवियल रिवर्स जैसे कि हमारा ये गंगा वाला प्लेन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो एलुवियल रिवर्स से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर फ्लड आने के लिए। तो फर्स्ट है मियांडरिंग कोर्स ऑफ रिवर, सेकेंड है लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखते हैं हमारे आंसर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों क्या हैं, एक मेन कॉज हो सकते हैं फ्लड के एलुवियल रीजन पर। तो एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो जब किन्हीं कारणों से नदी का जल प्रकृति तटबंधों को तोड़कर समीपवर्ती क्षेत्रों को डुबा देता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं, यानी कि फ्लड। बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक है जैसे बादल का फटना, नदी का घुमावदार मार्ग जिसे हम मियांडरिंग भी बोलते हैं, जैसे रिवर जो होती है उसका फ्लो कुछ ऐसे होने लग जाता है, इसे हम बोलते हैं मियांडरिंग। तो देखते हैं इसको, जब नदी मैदान भागों से प्रवाहित होती है तब ढाल में कमी के कारण नदी के मार्ग में घुमाव होने से नदी विसर्प का निर्माण होता है। इन विसर्पों में से जल बाहर निकलकर समीपवर्ती क्षेत्र में बाढ़ उत्पन्न करता है। थर्ड है हमारा वन, पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध होते हैं। वनों की कटाई से भी क्या हो जाता है, जैसी आपदा में वृद्धि हो सकती है तरफ।
दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं फिर इसको। आर्टिकल 243ZA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ डैश। तो मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 243ZA है वो किस चुनाव से संबंधित है? ग्राम पंचायत से, पार्लियामेंट से, म्यूनिसिपैलिटी से और प्रेसिडेंट से। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल? 243ZA नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है, जो कि किससे 74वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और कौन से भाग में आता है? 9th A भाग में से जोड़ा गया था। यह भाग नगर पालिकाओं से जुड़ा है। इसमें अनुच्छेद 243P और 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन अधिनियमों में संविधान में कई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड अ प्रेशर ग्रुप, यानी राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का हमें अंतर बताना है। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक पावर वाइल अ पॉलिटिकल पार्टी डज, यानी कि प्रेशर ग्रुप के पास कोई पावर की तलाश नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल क्या करता है? पावर उसका सत्ता की तलाश करता है। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन इंडिविजुअल, स्टेट एंड सोसाइटी वाइल अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सच लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है प्रेशर ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग वाइल पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट। तो ये प्रेशर ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म कनेक्शन बिटवीन सोशल प्रोसेस एंड पॉलिसी मेकर, और पॉलिटिकल पार्टी इनसे कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज़ ऑप्शन नंबर। तो हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते हैं, जबकि एक राजनीतिक पार्टी क्या करती हैं? सत्ता की तलाश करती है। दबाव समूह एक ऐसा निकाय है जो अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। राजनीतिक दल चुनाव इसके लिए लड़ते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है। उनके एक से अधिक हित हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। दबाव समूहों का क्षेत्र विभागों, संघों, यूनियनों आदि सीमित होता है, लेकिन एक राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है जो एक राज्य और यहाँ तक कि पूरे देश को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी एसेट। तो फर्स्ट हमारा ट्रेजरी बिल, सेकेंड हमारा डिवेंचर्स। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नियर मनी एक अवधारणा है जो तरलता से निकटतम से संबंधित है। निकट मुद्रा के उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे बचत खाता, धनकोष, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल और विदेशी मुद्रा, यानी जिस एसेट को आप तुरंत क्या कर सके? लिक्विडेट कर सके, मनी में कन्वर्ट कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नियर मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंड है माइनिंग, फिशिंग एंड क्वेरिंग। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एग्रीकल्चर। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि कार्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर, यानी कि इंडिया के कौन से स्टेट की सबसे बड़ी विधायिका है? तो फर्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधायिका जो है भारत के सबसे बड़ी विधायिका यानी लेजिस्लेटर है।